हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 25 जनवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी 25 जनवरी। देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने 2008 में की थी। इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सेव द गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने के सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। 24 जनवरी के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। आपको बता दें कि इसी दिन ही इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो था, इस राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य के बारे में बात करें तो देश में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी असमानताओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और कुपोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी, ऑप्शन डी है आपका 25 जनवरी। देखिए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जिला और प्रखंड स्तर पर खास आयोजन होता है। 18 वर्ष पूरे करने पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र दिया जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए शपथ दिलाई जाती है। अब देखते हैं कि 25 जनवरी 2021 का जो है ये आपका 11वां, ध्यान रखिएगा, ये 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। तो भारत निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार जो है 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को सेलिब्रेट करेगा। इससे जो है वर्ष 1950 में स्थापित चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर 25 जनवरी 2011 को, ध्यान रखिएगा, जब आपका जो चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था वो आपका 1950 में हुआ था। तो 1950 जो था वो अपना 61वां जो है स्थापना दिवस मना रहा था। कब मना रहा था? 2011 को मना रहा था, ठीक है। और उसी टाइम 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। इस आयोजन के दो प्रमुख विषय थे, समावेशी और गुणवत्ता भागीदारी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा था। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर में उसी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी। इस सिलसिले में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे और उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सौंपे जाएंगे। पहचान पत्र बांटने का काम सामाजिक, शैक्षणिक और गैर राजनीतिक व्यक्ति करेंगे। इस मौके पर मतदाताओं को एक बैच भी दिया जाएगा जिसमें लोगों के साथ नारा अंकित होगा, मतदाता बनने पर गर्व है, मतदान को तैयार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 25 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकन नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अवलोकन नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो राज्य सरकार को राज्य के लागू कुल 1800 कार्यक्रमों पर राज्य सरकार के 29 विभागों द्वारा किए गए व्यय से संबंधित डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। अवलोकन सॉफ्टवेयर एक पारदर्शी ई-गवर्नेंस उपकरण है, जो कि राज्य के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत सरकारी अनुदान और आवंटन से संबंधित निर्वाचन
क्षेत्रवार आंकड़े प्रदान करेगा। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार को धन जारी करने संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यह सरकार को उपलब्ध वित्त संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा। राज्य के सभी जिला आयुक्तों को नियमित अंतराल पर सॉफ्टवेयर में डेटा रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर को कर्नाटक सरकार के तहत सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस द्वारा विकसित किया गया है। वही इस सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण और इसके स्वामित्व का अधिकार राज्य सरकार के योजना, कार्यक्रम, निगरानी एवं सांख्यिकी विभाग के पास है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद में कितने गैर आधिकारिक सदस्यों को नामांकित किया है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी है आपका 23। देखिए, हाल ही में जो है सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद में 28 गैर आधिकारिक सदस्यों को नामांकित किया है, जिसमें जो है वाइजू के संस्थापक वाइजू रविंद्रन, जेस्ट मनी के सह संस्थापक लीजी चैपमैन और एक्सीलर वेंचर्स के अध्यक्ष क्रिस गोपाल कृष्णन समेत कई अन्य स्टार्टअप के संस्थापक और निवेशक शामिल हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का होगा। 2 वर्ष का होगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति तंत्र विकसित करने हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए वित्तीय वर्ष जनवरी माह में एक स्टार्टअप सलाहकार परिषद की स्थापना की थी। यह परिषद आम नागरिकों, विशेष तौर पर छात्रों के बीच नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएगी। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और अर्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। सृजन, संरक्षण एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देगी तथा इसे आसान बना देगी और लागत को कम करके व्यवसायों को शुरू करने, संचालित करने तथा बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगी, जिसमें गैर आधिकारिक सदस्यों की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 28। तो 28 गैर आधिकारिक सदस्यों को नामांकित किया जाएगा और इसमें ध्यान रखिएगा इनका जो कार्यकाल है वो सिर्फ 2 वर्ष का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार जल्द ही जल जीवन मिशन के तहत जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करेगी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 5। देखिए, हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार जल्द ही महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से 5 महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगी। सरकार जो है वर्ष 2024 तक सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गांव में सुलभ एवं सस्ती जल गुणवत्ता प्रशिक्षण अवसंरचना स्थापित करेगी। ज्ञात हो कि देश में 52,000 से अधिक स्थान ऐसे हैं जहां फ्लोराइड और आर्सेनिक आदि की अधिकता के कारण जल काफी प्रदूषित है और पीने योग्य नहीं है। पंजाब और राजस्थान के कई क्षेत्रों में कीटनाशकों के अधिक उपयोग के कारण पानी की जो गुणवत्ता है वो गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। ऐसे में पीने योग्य स्वस्थ जल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के चलते जल की गुणवत्ता की जांच करने हेतु लोगों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर स्मार्ट कैमरे लगाने जा रही है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी प्रयागराज। देखिए, लखनऊ पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युक्त सुरक्षा कैमरों के माध्यम से चेहरे की पहचान तकनीक का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। इस तकनीक में महिलाओं के चेहरे के भावों को पढ़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का दावा किया जाता है। इसके तहत AI युक्त कैमरों की मदद से पुलिस महिलाओं के तनाव भरे चेहरों का अध्ययन कर उनके संकट में होने का आकलन करेगी और उन तक आवश्यक सहायता पहुंचाएगी। यह तकनीकी महिलाओं की अभिव्यक्तियों अध्ययन पर संभावित संकट के प्रति उनके नजदीकी पुलिस स्टेशन को सतर्क करेगी। यह नया प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर में शुरू किए मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इसमें शहर में महिलाओं का पीछा करने, उन्हें धमकाने जैसे महिला उत्पीड़न के मामलों को कम करने में मदद का अनुमान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार से कौन से भारतीय युवा गणितज्ञ को संयुक्त विजेता के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए हरीश चंद्र, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन सी निखिल श्रीवास्तव, ऑप्शन डी नरेंद्र कर्मकर। देखिए, भारतीय युवा गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को दो अन्य गणितज्ञों के साथ प्रतिष्ठित 2021 के माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार से संयुक्त विजेता के रूप में नामित किया गया है। निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार कैडिसन सिंगर समस्या और रामानुजन ग्राफ पर लंबे समय से अनुत्तरित प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के निखिल श्रीवास्तव के अलावा स्विट्जरलैंड के एडम, और भी नाम लिख दे रही हूँ, ठीक है, जो दो और जिन्हें और दोनों को दिया जा रहा है, एडम मार्क्स है, और अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के जो है आपका डेनियल एलन स्पिलमैन, ओके, स्पिलमैन। तो ये पहला है, ये दूसरा है, और निखिल श्रीवास्तव जो है आपके तीसरे हैं। इन तीनों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है संयुक्त रूप से, ठीक है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार कॉम्बिनेटोरियल और डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन अथवा कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित विषयों जैसे एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट, नवीन, रचनात्मक और प्रभावशाली अनुसंधान को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक पदक और 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो वर्ष 2017 में की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निखिल श्रीवास्तव। ये दोनों नाम भी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने आकाशगंगाओं के एक विशाल क्लस्टर एबल 370 की एक अद्भुत इमेज जारी की है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी CNSA, ऑप्शन सी RFSA, ऑप्शन डी नासा। ये आपको पता होगा, इंडिया का है, ये चाइना का है, आपका रसिया का है, और ये आपका अमेरिका का है, ये पता होगा, स्पेस एजेंसी, ओके। देखिए, हाल ही में जो है नासा ने आकाशगंगाओं के एक अद्भुत विशाल क्लस्टर एबल 370 की एक अद्भुत इमेज जारी की है। पृथ्वी से लगभग 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एबल 370 एक आकाशगंगा क्लस्टर है जिसमें कई सौ आकाशगंगाएं मौजूद है। आकाशगंगा क्लस्टर संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़े खगोलीय निकाय होते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ रहते हैं। आकाशगंगाओं के अलावा आकाशगंगा क्लस्टर में एक्स किरणों का उत्सर्जन करने वाली मल्टीमिलियन डिग्री गैस की विशाल मात्रा और डार्क मैटर भी मौजूद होता है। डार्क मैटर आकाशगंगाओं क्लस्टर को एक साथ बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और बाथ विश्वविद्यालय द्वारा कौन से जानवरों की गणना करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी चीता। देखिए, हाल ही में जो है अफ्रीकी हाथियों की, ध्यान रखिएगा कि ये अफ्रीकी हाथियों के लिए है, ठीक है। अफ्रीकी हाथियों की आबादी की गणना के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और बाथ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों अर्थात सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया है, ठीक है। शोधकर्ताओं का कहना है कि एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग और उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग हाथियों की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वर्तमान तकनीकों को बदल सकता है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के द्वारा हाथियों व अन्य वन्य जीवों की सटीक निगरानी भी की जा सकती है। बात करते हैं अफ्रीकी हाथी के बारे में, तो अफ्रीकी हाथी भारी भरकम आकार के शाकाहारी जीव है और समूह में रहते हैं। गौरतलब है कि हाथी बड़े स्थलीय स्तनपायी होते हैं। अफ्रीकी हाथियों को आपका 2004 में IUCN की जो है आपका रेड लिस्ट में जो है आपका सुभेद श्रेणी में, सुभेद कैटेगरी में शामिल किया गया था, सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में हाथी दांत के लिए इनका अवैध शिकार काफी हो रहा है। एशियाई हाथी के बारे में बात करें तो एशियाई हाथी एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं। ये भारत सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के 13 देशों में फैले हुए हैं। सूखे जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं। भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है। भारतीय हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है। फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुए प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि में 13वें सम्मेलन में भारतीय हाथी को भी CMS समझौते की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाथी। ध्यान रखिएगा अफ्रीकी हाथी है, ठीक है, और इसको इसका रेड लिस्ट पे जान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर लगभग 1000 फुट गहरे समुद्र का पता चला है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। देखिए हाल ही में जो है शनि के चंद्रमा, ये जो है आपका शनि ग्रह का जो है ये चंद्रमा है जिसका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा टाइटन है, और टाइटन पर जो है लगभग 1000 फुट गहरे समुद्र का पता चला है। खगोलविदों ने शनि के चंद्रमा टाइटन की सतह पर सबसे बड़े समुद्र का अनुमान लगाया है, जो अपने केंद्र के पास कम से कम 1000 फुट गहरा है। इस समुद्र का नाम क्रेकन मारे रखा गया है। क्रेकन मारे टाइटन के उत्तरी ध्रुव के पास तरल ईंधन और मीथेन का एक विशाल समुद्र है। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 1,54,000 वर्ग मील है, ठीक है। क्रेकन मारे की गहराई और संरचना को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा टाइटन के मीथेन जल विज्ञान का और अधिक सटीक मूल्यांकन हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें हमें शनि ग्रह व उसके सौर मंडल के बारे में और अधिक जानकारियां हासिल होगी। बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में, तो शनि जो है सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शोधकर्ताओं ने जो है 2019 में इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे 20 नए चंद्रमाओं की खोज की थी, जिसमें इसके चंद्रमाओं की संख्या जो है, चंद्रमाओं की जो संख्या अगर बात करेंगे इसके जो चंद्रमा है वो आपका टोटल 82 हो गई है, जबकि बृहस्पति के चारों ओर जो है वो 79 चांद चक्कर लगाते हैं। शनि के 82 चंद्रमा या उपग्रह में टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन की परिस्थितियां पृथ्वी से काफी अधिक मेल खाती है, इसलिए वैज्ञानिक इस उपग्रह के बारे में जानने हेतु उत्सुक रहते हैं। जल, मीथेन, अमोनिया या पत्थर जैसे तत्व बहुत कम मात्रा में या नहीं पाए जाने के कारण शनि सौर मंडल के उन 4 विशाल ग्रहों में शामिल है जिन्हें गैस दानव कहा जाता है। शनि पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। शनि ग्रह की एक विशेषता है कि इसमें आकर्षक वलय, जिसके कारण शनि दूर से देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। हालांकि शनि के अलावा बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस ग्रह में वलय उपस्थित है, लेकिन ये वलय शनि की तुलना में सुसज्जित एवं जटिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शनि। देखिए 9 क्वेश्चन में जो था ये आपका अफ्रीकी हाथी था। देखिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें कोई पर्टिकुलर जानवर के बारे में बताया गया होगा, तो आप एक बार उस पे चाहे आप गूगल कर ले या कहीं से भी देख ले, तो आप उसका इंडियन कैटेगरी में जो है आपका भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का जो है 1972 वाला में, उसमें कौन सा सूची में रखा गया है, ये तो अफ्रीका हाथी हुआ, ये तो नहीं होगा, लेकिन जो इंडिया का अगर कोई जानवर होता है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, और IUCN का रेड लिस्ट में उसका क्या स्थिति है ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आप लोग करते हैं ना, तो उसके बारे में और थोड़ा एनालाइज करिएगा, तो उससे डीपली आपको पता भी चलता है, ठीक है, उसके बारे में, और वो ज्यादा देर तक याद भी रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।